अगला है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद। तो पहला देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। संवैधानिक प्रावधान क्या है। अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है मंत्री परिषद के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, तो पहली बात ये लिखी गई है कि हमारे संविधान में अगर आप देखेंगे पहला लिखा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। एनी प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। यानी काउंसिल ऑफ की मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। तो पहले हम देखेंगे संविधान के बहुत सारे रेफरेंसेस में मिनिस्टर्स का उल्लेख है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उल्लेख है, वो किन किन जगहों पे है। तो आप देखेंगे कि ये आर्टिकल हम और भी कई जगह यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 में लिखा गया है द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द पीएम, प्राइम मिनिस्टर। अब संविधान में केवल इतनी बात लिखी गई है, लेकिन आप जानते हैं इसलिए हमें संविधान पढ़ते समय बहुत सारी परंपराओं को भी ध्यान में रखना है। वी हैव टू कीप इन माइंड द वेरियस कस्टम्स कन्वेंशंस। बहुत सारी परंपराओं को भी हमें ध्यान में रखना है संविधान पढ़ते समय, क्योंकि यहाँ केवल ही लिखा गया प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द पीएम। अब प्रेसिडेंट पीएम किसको अपॉइंट करेगा ये संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है। आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 इतनी ही बात है। यदि अगर प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द पीएम, तो बहुत सारे अगर हम कन्वेंशंस देखें तो इसका मतलब पहले ये माना जाता है संसदीय शासन में, बिकॉज वी आर हैविंग ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको लोकसभा के ज़्यादातर दलों का विश्वास प्राप्त हो या बहुमत का विश्वास प्राप्त हो, वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था। और इसमें कभी भी, इसलिए आप देखेंगे संविधान को पढ़कर कन्वेंशंस को अपने देखें, इसलिए हम कहते हैं हम पॉलिटी पढ़ते हैं, संविधान नहीं, क्योंकि संविधान में तो बस एक आर्टिकल लिख दिया गया, उसके आगे पीछे कोई बात ही नहीं है। तो केवल अगर संविधान को पढ़कर ये समझें कि क्या राष्ट्रपति हमें भी पीएम अपॉइंट कर देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अ पर्सन हु इज कमांडिंग द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा वो पीएम के रूप में बनेगा। इसका मतलब है क्या वो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, यानी वो मेंबर राज्यसभा का भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों सदन का मेंबर ना हो तो भी क्या वो बन सकता है। तो यानी पहले ये सवाल था ही नहीं, लेकिन व्हेन फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी वाज अपॉइंटेड एज ए पीएम, जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद इंदिरा गांधी वाज अपॉइंटेड एज पीएम इन 1966, देन शी वाज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। 71 में वो लोकसभा से आई। 96 में जब देवी गौड़ा को पीएम के रूप में अपॉइंट किया, ही वॉज नीदर मेंबर ऑफ लोकसभा नॉर राज्यसभा। इसका मतलब है कि सदन का समर्थन चाहिए, सदन की सदस्यता होनी आवश्यक नहीं है, क्योंकि लेटर वो किसी भी सदन की सदस्यता ले सकता है। तो ये उसके साथ परंपरा जुड़ी हुई है। तो हम एक अगर देखेंगे तो उसकी परंपरा जब नहीं देखेंगे तो हमें कुछ बात समझ में नहीं आएगी। दूसरा, फिर सवाल है कि इसमें लिखा हुआ आर्टिकल 75 के क्लॉज 2 में लिखा है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। अदर मिनिस्टर्स, अब यहां मिनिस्टर शब्द का प्रयोग है। क्लास यानी आर्टिकल 75 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स और मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।
प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, यानी बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति नहीं करेगा, तो ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। प्रधानमंत्री की सलाह पर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, तो फिर मिनिस्टर शब्द का प्रयोग आ गया। और इसमें लिखा हुआ है कि मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और प्रसाद पर्यंत का सीधा सा मतलब है, आपको हमेशा याद दिला दें, मंत्री प्रसाद पर्यंत तक पदभार ग्रहण करेंगे, प्रधानमंत्री नहीं। और प्रसाद पर्यंत का मतलब है ड्यूरिंग प्लेजर प्रेसिडेंट का मतलब है कि जब भी प्रधानमंत्री चाहे या जब भी राष्ट्रपति चाहे मंत्रियों को हटा सकता है। और यहाँ राष्ट्रपति के चाहने का मतलब ही होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव, पीएम। प्रधानमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव होता है। तो फिर यहाँ पे मिनिस्टर्स की बात आ गई कि राष्ट्रपति और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा। अब देखिए, जो बात पीटी में ध्यान में रखने की आवश्यकता है, प्रीलिम्स और मेंस में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जहाँ पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, सही मायने में किसी मिनिस्टर्स को, हमने आपको बताया था, किसी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की मूल शक्ति किसकी होती है, प्रधानमंत्री की। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाए कि हु शैल अपॉइंट द पीएम, हु शैल अपॉइंट द मिनिस्टर्स, अब क्या टिक करेंगे, राष्ट्रपति। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके बारे में व्यवहारिक टिक कभी मत करिए। अगर सारे ऑप्शंस प्रैक्टिकल हैं तो आप प्रैक्टिकल मार दीजिए, सारे ऑप्शंस अप्लाइड हैं तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम बहुत गलतियां होती हैं, क्योंकि मेंस पढ़ने के बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हम एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं तो बार बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमारा ध्यान एप्लीकेशन भागता है। एप्लीकेशन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए नहीं। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको जानना है कि बस संविधान में क्या बातें लिखी गई है। तो प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द अदर मिनिस्टर्स बट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। इसका सीधा सा मतलब हो गया, पीएम को अपनी टीम बनाने का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि विराट कोहली को अधिकार है कि अपनी टीम का चयन करें, इसलिए प्रधानमंत्री के एडवाइस पे सारे मिनिस्टर्स होंगे। तो प्रधानमंत्री को जब भी चाहे कि वो अपने किसी मिनिस्टर से छुटकारा पाना चाहता है, बिना कोई कारण बताए, बिना किसी समय को फायर कर दिया जाएगा। यानी हमारे यहाँ मिनिस्टर्स का कोई, जब हम कहते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहेगा, इसका मतलब है मंत्री का कार्यभार तभी तक है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो। यानी मंत्री को हटाने के लिए संविधान में कोई कारण नहीं है, और न ही राष्ट्रपति बताएगा कि इन कारणों से आपको बाहर किया गया। हमारे यहाँ संविधान में कई ऐसे पद हैं जिनको हटाने के बगैर कारण बताने पड़ेंगे। राष्ट्रपति मनमानी नहीं हटा सकता, प्लेजर प्रेसिडेंट से नहीं हटा सकता, लेकिन मंत्री को जब चाहे वो हटा दे। राजीव प्रताप रूडी को हटा दिया गया, कारण पूछा गया, नहीं बताया गया, और कारण वो जान भी नहीं पाए। बहुत सारे मंत्रियों के आप देखेंगे मंत्रालय बदल दिए गए, कारण थोड़ी बताया गया कि आपने ऐसा किया वैसा किया, मैं बदल दिया, किसको बाहर किया गया। ये जब कारण, कई लोग कहते हैं, और इस सरकार में तो पहली बार ऐसा देखा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एबव 70, इस समय मंत्रिपरिषद में कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो हु इज मोर देन एज ऑफ 70 क्राइटेरिया में दो लोग आते थे, कलराज मिश्रा और नजमा हेपतुल्ला, दोनों को बाहर किया गया। तो ये माना गया, यद्यपि देयर इज नो रिटन रूल्स दैट व्हाट शुड बी एज ऑफ मिनिस्टर्स, हमारे संविधान में राष्ट्रपति की न्यूनतम एज है 35 साल, लेकिन प्रधानमंत्री बनने कोई उम्र नहीं है। यद्यपि अभी अभी अनरिटन रूल्स ये बनाया गया है कि नो एबव 70 नो पर्सन इज अलाउड टू होल्ड द मिनिस्टर्स। वैसे बात सही भी है, ये बात सही भी है। जरा सोच के मंत्री काम कितना डायनेमिक होता है। अब देखिए, इस बात से कौन इनकार कर सकता है, जब राजीव गांधी पीएम थे तो राजीव गांधी को देख के लगता था दोस्तों, हाँ समबडी इज डायनेमिक इज देयर। जो सीढ़ियों पे दौड़ते हुए चढ़ता था, वी हैव सीन राजीव गांधी कि जो सीढ़ियों पे दौड़ते हुए चढ़ता था, और राजीव गांधी थोड़ा देखने में स्मार्ट तो थे ही, तो उनको देख के थोड़ा सा अच्छा लगता था। यद्यपि एनर्जी कारण स्मार्टनेस वो अलग फैक्टर है। लेकिन उसके बाद दोस्तों, राजीव गांधी के बाद जिस व्यक्ति ने मनमोहन सिंह को देखा, उसका दिल बैठ गया। अभी बात जान लीजिए, प्राइम पीएम कितना हेक्टिक ऑफिस होता है। जरा मोदी को देखिए, आज यहाँ है कल वहां है, एक एक दिन में 3-3 स्टेट की जर्नी कर रहे हैं। अब 80 साल का आदमी जो बैठा नहीं जा रहा है,
मुंबई में पीएम बनेंगे, क्या पीएम बनोगे यार, दांत रहा नहीं पीएम बनोगे, बैठ नहीं पा रहे पीएम बनोगे, इच्छा ऐसी है। तो सवाल अपने लिए बनना है, देश के लिए बनना है। इन 96 आपको 90 अब शायद आपको याद दिला दें कि जब 1991 में नरसिंह राव को बुलाया गया था, उसके पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को कॉल किया गया था कि आप पीएम बनेंगे। शंकर दयाल शर्मा ने कहा कि उस समय 70 साल के थे, उन्होंने इनकार कर दिया। उनका नहीं, आई विल अनेबल टू जस्टिफाई विद द जॉब ऑफ पीएम, मैं पीएम के पद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। इसे पीएम एक कमांडिंग भाई, अब कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो उसको उसका 18-18 घंटे काम है। और पीएम मिनिस्टर्स फुल फ्लेज जॉब है, उसमें बूढ़े बूढ़े आदमी का आना मतलब ही नहीं है। लेकिन अभी डेमोक्रेसी में ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं सेट हो पाया। तो भाई इस एज के ऊपर अब मंत्री बनना है तो बाहर जाइए यार। अभी तो बीसीसीआई में रिफॉर्म के में यही मामला चल रहा है कि एज तो प्रेस्क्राइब कर दिया जाए, लेकिन देखिए दोस्तों, इससे आपको एक मोटिवेशन लेने की आवश्यकता है कि जीवन कभी खत्म नहीं होता, आशा हमेशा बनाए रखिए। ये बात ध्यान में रखने की है, आशा हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि दोस्तों कब अपॉर्चुनिटी के द्वार खुल जाए, क्योंकि मंत्री बनने को एज है क्या। इसे जो कभी आपको ये कहे कि तुम एज की तुम्हारी क्या हो गई, कहो कि एज कुछ भी नहीं है। कोविड इज ए प्रेसिडेंट, कोविड की एज क्या है, 78+। तो तीसरा तीसरी बात मिनिस्टर्स के बारे में क्या लिखी गई है, तीसरी बात जो मिनिस्टर्स के बारे में लिखी गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर, अब यहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द का प्रयोग आ गया। अभी तक मिनिस्टर शब्द का प्रयोग है, पीएम शब्द का प्रयोग है आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में। सेवेंटी फाइव में कौन सी जुबली होती है, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली या प्लेटिनम। हाँ, 75 मीन्स प्लेटिनम जुबली। आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है ईयर ऑफ 75, उससे आर्टिकल को एसोसिएट कर लीजिए। जिसके पास ना हो अमिताभ बच्चन को याद कर लें, ही इज मोर देन 75। इसमें अमिताभ बच्चन क्लॉज 3, दैट इज एसोसिएट लर्निंग। तो 75 याद करेंगे तो दैट बिकेम बर्डन ऑन यू, वो चीजें इधर उधर करेंगे। क्या करें, किसको, हाँ बिल्कुल सही बात है, यही संन्यास आश्रम शुरू होता है 75। तो संन्यास आश्रम क्लॉज 3, तो 75 क्लॉज 3 में लिखा गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां किस शब्द का प्रयोग आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall be collectively responsible towards, collectively underline, collectively responsible towards लोक सभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति। अगर हम संविधान के वेरियस प्रोविजंस को देखें तो उसमें अलग अलग नाम आ रहे हैं, तो जब आप रेफरेंस देके लिखते हैं तो इस बात को लिखना पड़ेगा। अगर संवैधानिक प्रोविजन अभी तो हम तलाश कर रहे हैं कि ये तो संवैधानिक प्रोविजन है, अब ऐसा है कि आंसर में एक दो को लिखिए, एक दो को नहीं लिखिए, आपकी मर्जी है, जैसा स्पेस है वैसा यूज करिए आप। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, इसका मतलब ये हो गया मंत्री किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब हमारे यहाँ देयर इज 2 वेराइटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री व्यक्तिगत रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होगा, राष्ट्रपति के प्रति। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब है कभी भी राष्ट्रपति उसे कोई काम दे सकता है, उसे हटा सकता है, पद से बाहर कर सकता है। इसका मतलब है
किसी एक व्यक्ति के खिलाफ लोकसभा क्या कभी विश्वास प्रस्ताव ला सकती है? लोकसभा के नेबर पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर। किसी व्यक्ति विशेष, किसी मंत्री विशेष, अब एक ही देखिए कॉन्सेप्ट से बात निकलती है। एक ही बात को अलग रटने की आवश्यकता है, बार बार एक ही बात को अच्छे से पढ़िए, उसके हर ऑप्शन पे विचार कर पढ़िए, अच्छा इसका ये भी मतलब हो सकता है, इसका यही मतलब हो सकता है। तो कभी भी एग्जामिनर अगर अप्लाइड सवाल देगा तो उसके उत्तर आप कर लेंगे। अगर लोकसभा सामूहिक रूप में, अगर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसका मतलब एक मंत्री कभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इसलिए उत्तरदायी दो प्रकार का होता है, कि इंडिविजुअल, दूसरा कलेक्टिव। यदि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा शब्द संविधान में है नहीं, लेकिन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कहां से लिया? क्योंकि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, मंत्रिपरिषद नहीं। अब देखिए फर्क आ गया, बारीक तरीके से पढ़ने में यहां पे फर्क आ गया। और आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, शब्दों का ही फेर फेर होता है। और कई बार हमें जब बार बार एग्जाम में सिली मिस्टेक्स कर दिया, तो वो चीजें एकदम ध्यान से आपको पढ़ना है। जो चीजें बहुत सरल लगती हैं, इसे कई बार जब चीजें पढ़ लेते हैं उस पर बहुत हम ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको फिर याद दिला दें। इसलिए मंत्री व्यक्तिगत रूप में कभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि मंत्री व्यक्तिगत रूप में राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति। अब सवाल है, व्यक्तिगत और सामूहिक अंतर कहां पे आता है? व्यक्तिगत और सामूहिक अंतर का मतलब यह है, कभी भी इसलिए आप देखेंगे अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि एक मंत्री कारण उसकी फजीयत हो रही है, तो सीधा, अभी एमजे अकबर थे, मीटू के मामले में लपेटे में आ गए दोस्तों, और संसद का सत्र शुरू होने वाला था। अब प्राइम मिनिस्टर को लग गया कि इनके कारण पूरे मंत्रिपरिषद पे सवाल आ जाएगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इवन रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रधानमंत्री उनको बुलाया और उनका कि अकबर साहब ऐसा रिजाइन कर दीजिए, आफत आ जाएगी। यानी ये अकबर ने रिजिग्नेशन किसको भेजा? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट का मतलब पीएम, क्योंकि संसदीय शासन में हु इज द रियल हेड? पीएम। इसलिए कभी भी अगर राष्ट्रपति को लगता है, कभी प्रधानमंत्री को लगता है कि हमारा कोई टीम मेंबर ऐसा है जिसके ऊपर अनेक चार्जेस हैं, वो पहले ही कह देगा आप रिजाइन कर दो, क्योंकि उसके बाहर जाने पर पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेव हो जाएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम किसके ऊपर आ जाएगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अदरवाइज तो पूरी प्रॉब्लम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर आ जाएगी, एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। दूसरा, अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सीधा सा मतलब है, अब देखेंगे बीच बीच में पीएम लगातार रिसफल करता रहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, इसको यहां भेजेगा, इनको बाहर करेगा, इनको अंदर करेगा, मिनिस्ट्री चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरा, कलेक्टिव का मतलब होता है, कलेक्टिव का मतलब है लोकसभा जब भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करेगी, पूरा मंत्रिपरिषद जाएगा, एक मंत्री जाएगा? पूरा पूरा मंत्रिपरिषद जाएगा। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए अरुण जेटली बजट लेके आए और किसी कारण पार्लियामेंट में बजट पारित नहीं करा पाए, और जैसे बजट पारित नहीं करा पाएंगे, इसका मतलब ही फेल टू पास अ टेस्ट इन लोकसभा। इसलिए पूरे मंत्रिपरिषद को जाना पड़ेगा, केवल वो नहीं जाएंगे। इसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। अब मान लीजिए कि कोई मंत्रिपरिषद ने डिसीजन लिया है और लोकसभा में उसकी आलोचना होने लगी, और लोकसभा ने किसी बात को आलोचना करनी शुरू कर दी। ईच एंड एवरी मिनिस्टर विल डिफेंड द डिसीजन ऑफ कैबिनेट। प्रत्येक मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के निर्णय को हर कीमत पर डिफेंड करेगा। अब सरकार ने राफेल खरीदी, कि एक भी मंत्री उससे डिसएग्री हो सकता है? नहीं, दैट इज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार ने कोई पॉलिसी अपनाई, कैन यू इमेजिन दैट इवन a single minister can become disagree by that decision? Answer, no. That is a collective responsibility. एक मंत्री का निर्णय नहीं, बल्कि ये पूरे मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाएगा, दैट इज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक मंत्री की हार पूरे मंत्रिपरिषद की हार मानी जाएगी, दैट इज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो प्रकार की होती है। अब यहाँ पे हो गया ये, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द आया। अब जरा देखें अगली बार क्या शब्द आया, अगला कहां कहां शब्द यूज हुआ है? फोर्थ, फोर्थ है
आर्टिकल 74 का क्लॉज 1, जबकि आप देखेंगे हमारे कम से कम आईएएस के एग्जाम में अभी आर्टिकल से नहीं पूछे गए हैं, फिर भी हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद करेंगे, उनके पीछे ब्रैकेट में एक बात देख लेंगे कि एक, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमेशा डिबेट में होते हैं, तो हमारे तो कॉन्सेप्ट मूल्य कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से करेंगे तो एक आध बार देख लेंगे तो आर्टिकल याद हो ही जाएगा। और प्रीलिम्स एग्जाम में तो एक दो याद करने पे भी गेस बाकायदा कर सकते हैं। तो 74 में वन लिखा गया है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिर यहां किस शब्द का प्रयोग हो गया? देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द पीएम। There shall be council of minister which is headed by PM and council of minister shall give advice to aid and advice to the president। मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह और सहायता दी जाएगी। एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल गिव एड एंड एडवाइस। एड भी दिया जाएगा। और एड कैसे दिया जाता है? जैसे कि आप देखेंगे राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री की। दैट इज एड। राष्ट्रपति कहीं विदेश यात्रा पे जाएगा तो हु विल अरेंज द जर्नी? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एड। राष्ट्रपति कहीं घर में जाएगा तो हु विल अरेंज द जर्नी? मिनिस्ट्री ऑफ होम। एड। राष्ट्रपति कोई कार्य करेगा तो उसको अधिकारी कौन देगा, कर्मचारी कौन देगा? एड। यानी हमने पहले बता दिया है कि राष्ट्रपति इज नॉट हेडिंग एनी मिनिस्ट्रीज एंड पावर लाइज इन मिनिस्ट्रीज। शक्ति मंत्रालयों में निहित होती है और राष्ट्रपति किसी मंत्रालय का मुखिया नहीं होता। इसलिए पूरा का पूरा मंत्रालय किसकी सहायता के लिए काम करता है? एड। दूसरा एडवाइस। एडवाइस कहां देगा? एडवाइस कहां पे देगा? जैसे कि ऑर्डिनेंस लाया जाए न लाया जाए। अभी आपने देखा कि रिजर्वेशन के मुद्दे पर एक मुद्दा फंसा हुआ है। रिजर्वेशन के मुद्दे पे ऑर्डिनेंस लाया जाए न लाया जाए, दैट इज एडवाइस। इसका सीधा सा मतलब है राष्ट्रपति क्या बिना मंत्रिपरिषद के एडवाइस के काम कर सकता है? सामान्यतः नहीं। वैसे हम प्रेसिडेंट अलग से देखेंगे एंड देन वी विल डिस्कस दैट वेदर प्रेसिडेंट कैन एक्ट अलोन विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और नॉट। अब सवाल है, अभी अपन देखेंगे कि राष्ट्रपति बिल पे सिग्नेचर करता है। सेरोगेसी बिल पास हुआ लास्ट सेशन में। लास्ट सेशन में कौन कौन से बिल पास हुए? तो आपको यह दिला दें कि जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सेरोगेसी एक्ट है, उस पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हुआ तो हु एडवाइस? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब किसी को डेथ पेनल्टी देना है तो हु विल एडवाइस? क्षमादान देना है तो हु विल एडवाइस? यानी सबका राष्ट्रपति जितने भी काम करेगा, राष्ट्रपति को स्वाभाविक रूप में कहीं जाना है तो कौन एडवाइस करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका सीधा सा मतलब है विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैन नेवर वर्क। हमारे संविधान में आज तक कोई ऐसा मौका नहीं आया कि बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रेसिडेंट रहा हो। नॉट एट ऑल। राज्य में ऐसा संभव है? राज्य में मंत्रिपरिषद के बिना राज्यपाल काम कर सकता है, लेकिन संघ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना प्रेसिडेंट कार्य नहीं कर सकता। यू कैन नॉट टेल ए सिंगल ओकेजन वेयर प्रेसिडेंट इज देयर विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसलिए एड एंड एडवाइस। और इसका मतलब है अब इसके बाद जो भी जी बात कही जाए, अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी को घोषित करेगा तो हु विल एडवाइस? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अंडरस्टूड है। एक बात हमने पढ़ लिया तो हर जगह इसे को हम अप्लाई कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात है जो बात ध्यान में अगर लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे
कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और पहले मंत्रिपरिषद होगी या पहले प्रधान होगा? बिना बिना खिलाड़ियों कैप्टन होगा? बिना खिलाड़ियों कैप्टन तो होगा नहीं। इसलिए आप देखेंगे जब भी कोई शपथ ग्रहण समारोह होता है, चाहे वो राज्य में हो चाहे स्टेट में हो, तो हमेशा हमेशा प्राइम मिनिस्टर शपथ लेगा मंत्रियों के साथ, क्योंकि मंत्री है तभी तो उसका प्रधान है। और वाई प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइम, हमने आपको रीजन पहले बता दिया है। इसका मतलब फिर यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात आई। यद्यप हम इस बात पे अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा ध्यान है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, प्रेसिडेंट पे नहीं है। फिर भी जिन जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनको हमने बता दिया आपको। यहाँ पे फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द का प्रयोग आ गया। लास्ट एक शब्द का प्रयोग आपको बता दें, जहां पे यद्यपि एक आर्टिकल और है जहां पे पीएम शब्द का प्रयोग किया गया है, उसको हम अभी नहीं देखेंगे, लेकिन लास्ट आर्टिकल जहां पे एक शब्द का प्रयोग किया गया, आर्टिकल 352, जो हमें अलग से पढ़ना भी है इमरजेंसी में। आर्टिकल 352, Article 352 is the only article where the term cabinet is applied. अनुच्छेद 352 केवल ऐसा आर्टिकल है जहां पे कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहां पे इस शब्द का प्रयोग है कि प्रेसिडेंट shall proclaim, president shall proclaim about the national emergency राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट की, मंत्रिमंडल की लिखित उद्घोषणा के बाद, ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट। मंत्रिमंडल की लिखित घोषणा के बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। यानी एक ही शब्द है जहां मंत्रिमंडल लाया गया पहला, और आपको बता दें दैट वाज नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय 44th अमेंडमेंट। ये 44वें संविधान संशोधन शामिल किया गया। ये हमारे संविधान का मूल भाग नहीं है। लास्ट में, अच्छा अब उसको थोड़ा अलग से आपको बता देंगे। एक जगह और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द का प्रयोग कर दिया गया जो बाद में जोड़ा गया, ये देखो 75(1) में ही है, लेकिन हम इसका सीधा सा मतलब है, क्योंकि यहाँ पे जब शब्द का प्रयोग किया गया प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द पीएम एंड ऑन द एडवाइस ऑफ, कि मंत्रियों की सलाह पे वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यहाँ थोड़ा सा एक बात करेक्शन कर दें आपको, थोड़ा सा शायद यहाँ पे जो ये बात लिखी गई है कि आर्टिकल, ये आर्टिकल 75 एक में दोनों क्लॉज हैं, थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा, कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द पीएम और प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। ये क्लॉज 75(1) में ही है। 75(2) में जो बात कही गई है कि मिनिस्टर्स विल होल्ड, शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वो बात आर्टिकल 75(2) में कही गई है। ये बात इसी एक ही में कही गई है। ये दोनों एक में है कि प्रेसिडेंट, ये दोनों एक ही आर्टिकल में है कि प्रेसिडेंट shall appoint other ministers on the advice of पीएम। और जो आर्टिकल 75 के क्लॉज 2 में कही गई है, मिनिस्टर्स shall hold ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मंत्री
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक अपना कार्यभार देखेंगे। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। ये बात पूरा 71 में है, 75(1) में या 75(2) में अलग से ये है कि मंत्रिपरिषद यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक ही मंत्री अपने पद पर रहेगा। संविधान की बात यहां पूरी हो गई। यदि विकास शब्द और भी हैं तो उसमें, क्योंकि उस शब्द को भी हम बाद में बता देंगे, आर्टिकल 75(1) का इतना ही क्लाउज नहीं है और भी इसमें कुछ जोड़ा गया है, लेकिन उसको हम बाद में बता देंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन पूरे संविधान कहने का मतलब है, इतने रेफरेंस देने का केवल एक कारण है, इसको आपने लिख लिया। अनुच्छेद 75(2) में कहा गया है कि अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक अपना पद धारण करेंगे, बाकी सब चीजें वैसी है। बाकी दोनों पार्टी क्लॉज 1 का ही है, 75 क्लॉज 1। इसका मतलब है, अब आप देखेंगे पूरे संविधान को देखा जाए तो हम इस निष्कर्ष से पहुंच रहे हैं कि हमारे यहाँ मंत्रियों के अनेक प्रकार हैं। अब जरा सोच के देखिए, व्यवहार में क्या है, कोई कैबिनेट मंत्री है, कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, कोई राज्य मंत्री है, और कोई उसके अलावा क्या है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। संविधान को देखिए, ये है व्यवहार में हमारे यहाँ 3 प्रकार के मंत्री हैं। अब जरा देखिए, अब प्रैक्टिकल की बात करिए, व्यवहार में क्या हो रहा है। व्यवहार में हमारे यहाँ 3 प्रकार के मंत्री हो गए। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री। दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तीसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टी है, प्रैक्टिकल मामला ये है। प्रैक्टिकल में तो हमें 3 प्रकार के मंत्री देख रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और संविधान में क्या है, संविधान में इसका उल्लेख है ही नहीं है। तो सवाल है, ये 3 प्रकार के मंत्री हमने कहां से बना लिए। अगर संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, 3 प्रकार के मंत्री कहां से आ गए ये। ठीक है, मंत्रिपरिषद का पार्ट है, तो क्या संविधान में तो ऐसा लिखा नहीं गया। संविधान में, हमारे संविधान में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा गया कि मंत्री 3 प्रकार के होंगे। संविधान में कौन कौन शब्द हमने बता दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और कैबिनेट है, मिनिस्टर है, पीएम है, यही 4 शब्द हैं। और स्वाभाविक रूप में, और यहाँ पे कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कैबिनेट के लिखित सलाह पे बात दी जाएगी, और कैबिनेट का मतलब होता है कैबिनेट मंत्रियों का समूह। क्या कहलाता है, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करेगा। तो सवाल है, ये हमारे पास 3 प्रकार के मंत्री क्यों आए, पहला, कहां से आए दूसरा, कहां से आए दूसरा। तो आपको यह दिला दें, इसके लिए पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, और इनका नाम है कहाँ, पहला संसदीय अधिनियम में पहला। और संसदीय अधिनियम बना क्यों, क्योंकि जब ये हुआ कि विभिन्न मंत्रियों के वेतन भत्ते दिए जाएंगे, उनको सुविधाएं दी जाएंगे, तो पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया कि मंत्रियों को वेतन कितना मिलेगा, सुविधाएं कितनी मिलेगी, क्योंकि ये संविधान में है नहीं। उसमें सेकेंड शेड्यूल में भी नहीं है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते कितने होंगे। शपथ की बात है, शपथ की बात है 3rd शेड्यूल में, वेतन भत्ते की बात नहीं है। इसका मतलब मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण संसद करेगी। तो संसद ने जो विधि बनाया, उसी में 3 प्रकार के मंत्री की बात आ रही है। तो सवाल ये है, आखिर में 3 प्रकार के मंत्रियों का हमने क्लासिफिकेशन क्यों किया, और तीनों में अंतर क्या है। तो अब अगला देखें कि तीनों में अंतर क्या है, 3 प्रकार का ऐसा डिवीजन हमने क्यों किया। और आपको हम याद दिला दें, ये विषय के लिए तो एकदम महत्व का विषय नहीं है, हाँ जीएस के लिए इसका महत्व हो जाएगा, क्योंकि बड़ी व्यवहारिक बात है। तो अब देखें, वाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, 3 प्रकार के वर्गीकरण का कारण क्या है। इसको हटा दें, कोई पूछना तो यहाँ तक,
कि मंत्रियों के 3 प्रकार का वर्गीकरण क्यों किया गया, इसमें क्या अंतर है। हटा दें इसको। हाँ, अच्छा, आप पूछना चाहते हैं क्यों जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि बड़ा सिंपल सा उत्तर है। इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की सलाह से आपातकाल लगवा दिया था और फखरुद्दीन अली अहमद को फोर्स किया गया कि सिग्नेचर कर दीजिए। ये बताइए आप, संसदीय शासन समूह का शासन है या व्यक्ति का शासन है। तो समूह का शासन शक्तियां कैबिनेट में होंगी या व्यक्ति में, इसलिए ऐसा लिखा गया। इसलिए ऐसा लिखा गया। बाकी हम आपातकाल अलग अलग से आपको बताएंगे, इमरजेंसी में बताना है। हटा दें इसको। अब जरा देखिए, वाई वी हैव डिवाइडेड मिनिस्टर्स इन 3 कैटेगरीज। हमने 3 प्रकार के मंत्रियों में डिवीजन क्यों किया। तो अभी आप बताइए, अभी हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद में कितने मेंबर्स हैं। मैं प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ, मंत्रिपरिषद में कुल कितने मेंबर्स हैं। क्या, कौन बोल रहा है। 82 है, श्योर। अब देखिए, ये तो प्रैक्टिकल आपके देश में आखिर में मंत्रिपरिषद क्या है। मैं फिर कह रहा हूँ, इन व्यवहारिक मंत्रालय के बारे में, कोई मंत्रालय खबर है उसके बारे में जानने का इंटरेस्ट रखिए। ये सब बातें जीएस के लिए बहुत ऑब्जेक्ट, आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना हमेशा कॉन्टेक्स्ट के प्रति अवेयर रखिए। किताबी कीड़ा बनेंगे तो हो सकता है कि आईएएस प्रीलिम्स में आपको उतना फायदा ना मिले जितना हमेशा आप एकदम अलर्ट रहिए। आखिर में सवाल ये है कि कितने मंत्री हैं, हमारे देश मंत्रालय चल रहा है, रोज मंत्रियों के नाम भी आप सुनते हैं और हमें ये नहीं पता कि मंत्रिपरिषद में कितने लोग हैं। कितने लोग हैं ये बताइए। बताओ, जीएस का मतलब क्या है, जनरल अवेयरनेस। आपकी अवेयरनेस कैसी है, किसके बारे में आप अवेयर हैं, सामान्य के बारे में कि असामान्य के बारे में। अब देखिए दोस्तों, ये जो मंत्री रोज और नाम सुन रहे, ये मंत्री वो मंत्री दौरा कर रहा है, ये कर रहा है, हमें ये नहीं पता है मंत्रिपरिषद में कितने लोग हैं। कितने लोग हैं, कितने, 82। तो पहला हम देखें जरा कि व्हाट इज नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब बताइए, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है। प्रेजेंट में पूछ रहा हूं। अब जरा देखिए, नंबर अगर हम बात करें कि साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो मैक्सिमम तो 82 ज्यादा नहीं हो सकता है, तो कंफर्म है। और क्यों 82 ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सिंस 91st अमेंडमेंट, अब जरा देख लीजिए, 91st अमेंडमेंट के द्वारा पहली बार हमारे यहाँ मंत्रियों मंत्री परिषद का आकार निर्धारित कर दिया गया। इट वॉज नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको बता दें क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि आयाराम गयाराम की प्रवृत्ति को रोकने के लिए। हमारा ध्यान इसी पे है कि 3 प्रकार के मंत्रिपरिषद, 3 प्रकार के मंत्री क्यों बनाए गए, हमारा मूल उत्तर वही है। इसको बताने के लिए हमने कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया कि हमारे यहाँ 91st अमेंडमेंट के द्वारा प्रावधान किया गया कि देयर शैल बी अ लिमिटेशन ओवर द नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनकी संख्या निर्धारित की जाएगी। और उसके लिए आर्टिकल 75 के क्लॉज जोड़ा गया। आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 जोड़ा गया, जिसके हिसाब से साइज कितना होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साइज कितना होना चाहिए, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/15 नहीं, 10% नहीं,
15%, 16 भी नहीं, कितना? 15। तो जब आप किसी चीज को याद रखते चलिए, it can't be 10%, it can't be 1/10, it can't be 1/15, 15%। और किसका? लोकसभा का, पार्लियामेंट का नहीं। यही तो मिस्टेक्स होते हैं। एग्जामिनर पहला ऑप्शन दिया कि पार्लियामेंट का 1/15, फिर पार्लियामेंट का 15%, दोनों सदनों का नहीं, केवल लोकसभा का 15%, जिसमें जिसमें पीएम भी इंक्लूडेड होगा। ये भी लिख दिया गया है, विच इंक्लूड्स इवन PM2। इसके हिसाब से लोकसभा कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545। 545 का 15% कितना हो गया? 80। 81 या 80? इसका मतलब मैक्सिमम कितना होगा? इसका कैलकुलेशन है 80। इसका मतलब है हमारे यहाँ मंत्रि परिषद में मैक्सिमम कितनी संख्या हो सकती है? 82। और आपको ये बता दें, यही बात राज्यों के लिए भी लागू होती है, बस राज्यों के लिए एक एक्सेप्शन है। राज्यों के लिए एक एक्सेप्शन है, कम से कम 12। कम से कम 12 वहाँ होगा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%, 12 से कम ना हो, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा की संख्या ही 40 है। तो 40 में 15%, 6 मंत्री होंगे, तो हो सकता है वहाँ प्रॉब्लम हो जाए। तो कम से कम 12 होना चाहिए, ऐसा है। लेकिन अभी आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना कमाल कर रखा है, तेलंगाना में केवल 2 मंत्री हैं इस समय, चीफ मिनिस्टर और एक और मंत्री। अब व्यवहारिक बातें अजीब सी है, क्या ऐसा हो सकता है? इसके बारे में बड़े डिस्प्यूट हो सकते हैं, लेकिन तेलंगाना में फिलहाल ऐसा है। इसका मतलब हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 82। 82 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। लेकिन हमने कहा कि प्रेसिडेंट कितने हैं, जरूरी तो नहीं कि 82 ही हूँ। ठीक है, प्रेजेंट आप देखते रहिएगा, आपका होमवर्क है, आप क्लास के बाद जाके इसको चेक करिए। लेकिन अब जरा सोच के देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? ये बात आप जानते हैं। अब मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, तो 82 लोगों की बैठक का अध्यक्षता करना इज पॉसिबल? इधर सोचिए, विराट कोहली 82 मेंबर्स को बुलाए, कंफ्यूज होंगे नहीं? बीसीसीआई उनको 11 मेंबर देता है, भाई 11 मेंबर में काम चलाओ। अब ये नहीं कि 20 द्रविड़ के सामने रोज 50 मेंबर आ जाए, भाई हमें भी खिलाओगे, हम ही बॉलिंग कर सकते हैं। तो कोहली क्या करेंगे? बैट रख के नीचे चले जाएंगे। इसी बात याद रखिए, जब हमारे संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 82 है। लेकिन इस बात को आप याद रखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? 2-3 कारण है इसके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? क्योंकि पहला आप देखेंगे, ऑल मिनिस्ट्रीज आर नॉट हैविंग द सेम साइज। सभी मंत्रालय समान आकार के नहीं है। यानी सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय कौन है?
होम, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? 6 डिपार्टमेंट है गृह मंत्रालय में, 6 डिपार्टमेंट है। तो पहला अगर कारण ये बताया जाए कि वाई ऑल मिनिस्टर्स आर नॉट हैविंग द सेम इंपॉर्टेंस, और क्यों ये 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन किया गया, तो पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कुछ मंत्रालय हमारे बड़े भारी भरकम है। भारी भरकम का मतलब है 6 डिपार्टमेंट है उसमें, 6 डिपार्टमेंट है। अब आप देखेंगे अगर 6 डिपार्टमेंट है, इसका मतलब है कि पहला तो ये मंत्रालय महत्वपूर्ण है तो इसको संभालने वाला व्यक्ति भी पॉलिटिकली पावरफुल होना चाहिए, पॉलिटिकली पावरफुल होना चाहिए पहला। और दूसरा, हमारे एक एक से मंत्रालय इसमें कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। युवा और खेल मंत्रालय, खेल खेल में डिपार्टमेंट चल रहा है, कोई डिपार्टमेंट नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ होम में 6 भाषा का अलग मामला है, राज्य का अलग मामला है, इंटरनल सिक्योरिटी अलग है, लैंग्वेज अलग है, 6 डिपार्टमेंट है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कितने डिपार्टमेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एचआरडी, ये भारत में सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं। इसलिए पहला कारण ये है कि हम 3 क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं। और हमारे कारपोरेट मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोयले में कौन सा डिपार्टमेंट? एक ही है दोस्तों, जमा जमा। इसलिए हमारे कई मंत्रालय ऐसे हैं उनके एक ही कमरे में चल रहे हैं। कई मंत्रालय ऐसे हैं जो कि लंबे लंबे ऑफिस में चल रहे हैं, काम उनका बहुत ज़्यादा है। इसलिए पहला तो ये रीज़न है कि सभी मंत्रालयों का कार्य समान नहीं है, पहला कारण ये है। दूसरा दूसरा कारण ये है क्यों डिवाइड किया गया 3 प्रकार में। दूसरा कारण ये है कि आप याद रखिए, जब हमारे सिद्धांत है कि मंत्रिपरिषद पूरा निर्णय लेगा, हमारे यहाँ तो स्वाभाविक है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, संसदीय शासन सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे काम करता है। इसका मतलब हर निर्णय मंत्रियों से पूछा जाएगा। अभी देखिए, अगर 82 लोग बैठेंगे तो क्या निर्णय होगा उसमें? लोग बैठेंगे, इसका मतलब कोई निर्णय ही नहीं हो पाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? कैबिनेट में क्लासिफिकेशन करिए। इसका मतलब क्या है? बैठकों को आसान बनाने के लिए, मीटिंग को आसान बनाने के लिए, मीटिंग को आसान बनाने के लिए ये डिवीज़न किए गए। आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, जैसे ही पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद कैबिनेट कमेटी एंड सिक्योरिटी की बैठक हुई, और कैबिनेट कमेटी एंड सिक्योरिटी में कौन था? प्रधानमंत्री थे। जब व्यवहारिक रूप में मंत्रिपरिषद की संख्या 82 है। कभी भी पेपर में आप देखेंगे जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें कुल मिला के लोग रहते कितने? 4 या 5। प्रधानमंत्री तो रहेगा, चेयरपर्सन उन्होंने बनाते, गृह मंत्री जरूर रहेगा, उसके बाद रक्षा हो सकता है, विदेश हो सकता है, वित्त हो सकता है। यही 5 लोग मिलके सारा डिसीजन करते हैं। और ये इसलिए किया गया कि मंत्रियों की बैठक आसान हो सके, निर्णय तुरंत लिया जा सके, बैठक तुरंत बुलाई जा सके। इसलिए 3 में डिवीजन किया गया। इसलिए तो मंत्रालयों के आकार अलग अलग होते हैं, पहला कारण ये है। दूसरा, मंत्रियों की बैठक को आसान बने। तीसरा, आसानी से डिसीजन मेकिंग किया जा सके, आसानी से निर्णय निर्माण किया जा सके। आसानी से निर्णय निर्माण किया जा सके, इसलिए हमने मंत्रिपरिषद को 3 भाग में बांट दिया। अब आप देखेंगे अब 3 भाग में कैसे बांटा, इसका भी एग्जाम्पल आपको दे दें। अगर राजनाथ सिंह के पास 6 डिपार्टमेंट है, और आप याद रखिए मंत्रालय का एक काम पहला 6 डिपार्टमेंट मैनेज करना पहला, और मंत्रालय का बहुत बड़ा काम होता है 6 डिपार्टमेंट मैनेज करने के अलावा एक एक विदेश का व्यक्ति आ जा रहा है, उसको प्रोटोकॉल देखना। दूसरा, उसके अलावा आप देखेंगे मंत्रालय को पार्लियामेंट के सवाल का जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? मंत्री को तो पार्लियामेंट में बैठना पड़ेगा क्योंकि हमारा सांसद सवाल पूछेगा। दूसरा, उसके बाद मंत्री को मीडिया को ही फेस करना पड़ेगा, मंत्री को मीडिया को फेस करना पड़ेगा, तमाम देश और विदेश की यात्राएं करनी पड़ेगी। अब जरा सोचिए, ये देखिए राजनाथ सिंह शक्तिमान है क्या? इसलिए सामान्यतः आप याद रखिए, जो मंत्रालय में अनेक विभाग होंगे
जो मंत्रालय बड़े होंगे उसका मुखिया कौन होगा? कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन चूंकि पूरा मंत्रालय अलग से मैनेज नहीं कर पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, जो मंत्रालय के कुछ जो डिपार्टमेंट है उनको स्टेट कह लीजिए। स्टेट का मतलब यहाँ है मामले, यहाँ स्टेट का मतलब राज्य नहीं है। कई बार लोग ये समझ लेते हैं कंफ्यूजन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब है कि राज्यों का मंत्री, उस संघ का राज्य मंत्री है। यहाँ स्टेट का मतलब है डिपार्टमेंट, स्टेट का मतलब प्रभाग है, प्रभाग का मंत्री। इसलिए राजनाथ सिंह क्या कर देंगे, जैसे कि स्टेट को दे दिया किरण रिजिजू को। गृह मंत्रालय में कितने मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं? गृह मंत्रालय में कितने राज्य मंत्री हैं? 2, हंसराज अहीर और किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू को दे दिया गया है कि आप देख लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी देख लीजिए, आप मीडिया देख लीजिए। इसलिए मीडिया के सामने किरण रिजिजू आते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं? किरण रिजिजू आते हैं। इसीलिए आप देखेंगे हमेशा बड़े ही मंत्रालयों में राज्य मंत्री होते हैं। अब बताइए, कारपोरेट मंत्रालय में राज्य मंत्री है, हो सकता है या है? नहीं है। कोयला मंत्रालय में नहीं है। छोटे मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है, तो फिर इसका मतलब है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कैबिनेट मंत्री में क्या फर्क हो गया? कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालयों को मालिक है, नंबर 1, जबकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसके अधीन है, समकक्ष नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के समकक्ष नहीं है, अधीन है। दूसरा, कैबिनेट मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स को डिसीजन मेकिंग करता है, कौन सा बिल बनाना है, कौन सा पारित करना है। जैसे कोई सिटीजनशिप बिल आया है तो होम मिनिस्ट्री लेके आ रही है, तो सिटीजनशिप बिल के बारे में डिसीजन किरण रिजिजू का होगा, राजनाथ सिंह का होगा? राजनाथ सिंह का होगा। किरण रिजिजू इज देयर ओनली टू सपोर्ट राजनाथ सिंह। इसलिए आप याद रखिए, कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही इन राज्य मंत्रियों को यह कह दिया जाता है कि आप एक स्टेट के कामभार को देखिए। इसलिए वो इसके असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। और इस वजह से जब कैबिनेट की बैठक होती है तो राज्य मंत्री जाता है या कैबिनेट मंत्री? कैबिनेट मंत्री। इसका मतलब राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेता, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन नहीं है। स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट नेवर पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट, नेवर पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ कैबिनेट। इसलिए आप देखेंगे, अगर 82 में आप ध्यान से देखेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर केवल 25-26 होते हैं। 25-26 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, साइज कम रखा जाएगा जिससे बैठक आसान हो। और इतना ही नहीं, जो 25-26 कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे उसमें भी क्या बनेगी, बहुत सारी कैबिनेट कमेटीज बनी हुई है, वो प्रधानमंत्री बनाता है। कैबिनेट कमेटीज में भी वेरी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर। जैसे मनमोहन सिंह थे तो कैबिनेट की डिसइन्वेस्टमेंट कमेटी थी, मोदी आई हट गई। मनमोहन सिंह थे तो कोई और कैबिनेट कमेटी हो सकती है, मोदी आई हट गए, मेंबर भी चेंज हो जाएंगे। इसलिए अगर 25 मेंबर कैबिनेट में है तो कभी भी 25 की बैठक भी नहीं होती। 82 की तो आप छोड़ दीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक कभी नहीं होती। बैठक किसकी होती है? कैबिनेट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नहीं। लेकिन संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। व्यवहार में बैठक कैबिनेट की होती है, कैबिनेट की बैठक भी नहीं होती, कैबिनेट कमेटीज की बैठक होती है। कैबिनेट की समितियों की बैठक होती है। ये समितियां कौन है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। जो महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटी है ये है आर्थिक मामलों कैबिनेट समिति, रक्षा मामलों कैबिनेट समिति, राजनीतिक मामलों कैबिनेट समिति। इन कैबिनेट समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेगा, 3 से 4 मिनिस्टर्स होते हैं। इसलिए कुल मिला के संविधान में दिया गया मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक। व्यवहार में कैबिनेट की बैठक के बजाय बैठक किसकी होती है? कैबिनेट कमेटी के सदस्यों की, कैबिनेट कमेटी के सदस्यों की बैठक होती है। इसलिए हमने मंत्रियों का बंटवारा किया। तो कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में साफ तौर पर फर्क होता है। कैबिनेट मिनिस्टर यानी हमेशा आप देखेंगे, और एक आप पूछेंगे कि एक कैबिनेट मंत्री, एक मंत्रालय में कितने राज्य मंत्री हो सकते हैं? देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। लेकिन आज तक के इतिहास में 3 से ज़्यादा नहीं रखे गए हैं, मैक्सिमम 3, अदरवाइज 2 होते हैं। लेकिन कोई लिमिटेशन नहीं है, वो डिपेंड्स अपॉन द मिनिस्टर्स। दूसरी बात है, अब तीसरा श्रेणी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज।
दोनों में फर्क ये है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसके अधीन है, ये इंडिपेंडेंट चार्ज क्यों है? क्योंकि सवाल है, अगर आप कहेंगे इंडिपेंडेंट चार्ज है फिर तो इसका मतलब कैबिनेट के नीचे नहीं है, कैबिनेट का ही तो मेंबर हो गया फिर ये। हमने दो डिवीजन क्यों किया? कारण ये है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज देते हैं उनको जिम्मे सारे छोटे छोटे मंत्रालय हैं, कारपोरेट मंत्रालय। अब कभी भी देखेंगे इंडिपेंडेंट चार्ज में बड़ा मंत्रालय आता ही नहीं, छोटे मंत्रालय आएंगे। तो छोटे मंत्रालय में राज्य मंत्री की आवश्यकता नहीं है, मंत्रालय बड़ा छोटा है, राज्य मंत्री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप कहेंगे जब मंत्रालय छोटा है तो राज्य मंत्री की आवश्यकता है, इसलिए नहीं, डिपार्टमेंट नहीं है, काम बहुत छोटा है, काम छोटा है, देयर इज नो नीड ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो इंडिपेंडेंट चार्ज क्यों है? क्योंकि ये अपने मामलों के मुखिया है, निर्णय ले सकते हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठक में इन्हें भी नहीं बुलाया जाता। इसलिए आप देखेंगे कि महेश शर्मा क्या है, टूरिज्म के मिनिस्टर हैं, टूरिज्म मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। अब पर्यटन मंत्री एक कमरे में पर्यटन मंत्रालय चलता है, इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया। और अब देखेंगे किसको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, किसको? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को इंडिपेंडेंट चार्ज किसका है? किसका है? मतलब किसी का भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडिपेंडेंट चार्ज हमेशा छोटे मंत्रालयों में ही मिलेगा। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस की एक विशेषता इससे मिलती है कैबिनेट से, क्योंकि अपने मामलों का मुखिया होता है। दूसरी विशेषता इससे मिलती है क्योंकि न ये कैबिनेट की मीटिंग में जाता है, न ये कैबिनेट की मीटिंग में जाता है। और तीनों को मिलाकर जिसका हेड होता है पीएम, और तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तीनों को मिलाकर ये बात कही जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद में तीनों शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद में तीनों शामिल होते हैं। लेकिन दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कैबिनेट के शासन में, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, विच इज नेवर रिटन, जो लिखी नहीं गई है और पोल साइंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, वो बात इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये तो लिख दिया गया, यहाँ कुछ पूछना आपको? उपमंत्री अभी नहीं है, उपमंत्री अभी नहीं है, लेकिन कई कई बार हुए हैं। अभी मंत्रालय में बिल्कुल नहीं, उसके पहले हुए हैं। देखिए उपमंत्री जब होता है, उपमंत्री को, या देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब है उसे 6 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, आप उसका प्रशासन करिए। निर्णय निर्माण तो मंत्री लेगा, लेकिन प्रशासन करिए। उपमंत्री को कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया जाता, बल्कि दे दिया जाएगा आप मीडिया को हैंडल करिए, आप जाके संसद में सवाल का जवाब दीजिए। यही अंतर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और उपमंत्री के बीच। मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया गया कि उसको हैंडल करिए, लेकिन डिप्यूटी मिनिस्टर को कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया गया, बस वो केवल मिनिस्टर्स के आगे पीछे दौड़े। यानी मिनिस्टर्स इन ट्रेनिंग उपमंत्री है, उनकी ट्रेनिंग भी तो है। और दूसरा, मंत्रालय पॉलिटिकल हैसियत से मिलता है या प्रधानमंत्री की इच्छा से? प्रधानमंत्री की इच्छा से। ये डिपेंड करता है कि सरकार कैसी है, पार्टी सिचुएशन कैसी है। मनमोहन सिंह के समय मंत्री कौन बना? जो पॉलिटिकली पावरफुल था। और मोदी के समय मंत्री कौन बन रहा है? जिसके ऊपर मोदी कृपा प्राप्त है। तो फर्क आ जाएगा। क्या? एकदम ओवर, अभी तो खूब चल रहा है। अभी तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जिनको एक इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया, दूसरे मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं। एकदम हो सकता है। और अभी सरकार ने, बल्कि बात हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ये बताइए मंत्रिपरिषद की साइज कम रखी जाए या ज्यादा? क्या रखी जाए? अब आप देखेंगे मंत्रिपरिषद की साइज कम रखी जाए ज्यादा रखी जाए, इसके बारे में कोई एब्सोल्यूट आंसर तो नहीं हो पाएगा, एब्सोल्यूट आंसर तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको याद दिला दें कि जैसे हमारे यहाँ देखेंगे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर
कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तीनों काम एक ही नहीं है, तीन तरह मंत्रालय रखेंगे। एक मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये बताइए पिछड़ी जातियों के उत्थान का जिम्मेदारी किस मंत्रालय का है? अच्छा, हमने नाम ले लिया इसलिए आपको लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ माय गॉड। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो सही बात, मैं पकड़ लिया इस बात को। तो याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पहला, मिनिस्ट्री ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स तीसरा। अरे जब एक ही काम करना है तो तीन तीन दुकान खोल के क्यों बैठे हो, एक में मर्ज कर लो। इस एक बात याद रखिए, मिनिस्ट्री को छोटा करने बड़े करने दोनों साइज में आर्गूमेंट है। और आज भी याद रखिए, आजकल गवर्नेंस का फार्मूला है, सरकार का आकार बड़ा होना चाहिए, उसके कार्य बड़े होने चाहिए। इसलिए मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम। और सवाल ये है, ऐसा तो नहीं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के नाम पे प्रधानमंत्री अपना प्रभाव जमाने चाह रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का दबदबा तो नहीं है, ये प्रधानमंत्री का बढ़ता दबदबा तो नहीं है। इसलिए इस पे दोनों सही से आर्गुमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी लिखने की बात आप लिख लीजिए। पहला, मंत्रिपरिषद दिवस, मंत्रिपरिषद के गठन में, मंत्रिपरिषद गठन में अनेक सामाजिक समीकरणों को, मंत्रिपरिषद गठन में अनेक सामाजिक समीकरणों को, अनेक सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा जाता है। अनेक सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें क्षेत्र, जाति और धर्म के संतुलन को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। Where we try to ensure the representation of reason, caste and religion for formation of ministries. मंत्रालयों में जाति, धर्म और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, therefore it is said that in a diverse country like India, इसलिए कहा जाता है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में कैबिनेट शासन के द्वारा, इन डाइवर्स एंड प्लूरल कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में कैबिनेट शासन के द्वारा समाज की विविधता को समायोजित किया जा सकता है। वी कैन एकोमोडेट द डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी थ्रू द कैबिनेट रूल। कैबिनेट के शासन से समाज की विविधता को प्रकट किया जा सकता है। जबकि अध्यक्षीय शासन में केवल एक व्यक्ति का शासन होता है। Therefore, in presidential form of government, only one person rules over the government. अध्यक्षीय शासन में एक व्यक्ति का शासन हो जाता है, शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में हो जाती हैं। फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा 91 संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित कर दिया गया है। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज
91st अमेंडमेंट के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित कर दिया गया है. The size of ministers is fixed from the 91st amendment. लेकिन कैबिनेट का आकार अभी भी सुनिश्चित नहीं है. But the size of cabinet is not fixed yet. लेकिन मंत्रिमंडल का आकार अभी भी सुनिश्चित नहीं है. मंत्रिमंडल का आकार अभी भी सुनिश्चित नहीं है, जो प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है, which depends upon the wish of Prime Minister. मंत्रिमंडल का आकार अभी भी सुनिश्चित नहीं है, जो प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है. जो प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है. अब आप देखेंगे एक खास बात, फिर वर्तमान की बात करें. अब सवाल है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन आएगा. देयर इज नो फॉर्म क्राइटेरिया. ये भी आप देखेंगे 91st अमेंडमेंट से कैबिनेट के आकार को तय किया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट का आकार तय नहीं है. दूसरी बात, बैठक कैबिनेट की होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक कभी कभार एक आध बार हो जाती है. जैसे कि मनमोहन सिंह जब एक बार पीएम थे, एक बार उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक बुला ली थी. अदरवाइज इट नेवर टेक प्लेस. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक कभी होती ही नहीं, कैबिनेट की बैठक होती है. अब आप बताइए कैबिनेट के बनाने में क्या क्राइटेरिया रखें. जाति, धर्म, क्षेत्र, इफिशियंसी या एज. अभी पीएम कैसा कहना है. एक बात आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा अगर आप इफिशियंसी को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे तो यू मे फेस लॉस इन लोकसभा इलेक्शंस. जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री को राज्यसभा से लाएंगे, याद रखिए लोकसभा का मंत्री चुनाव जीतने की क्षमता रखता है. भाई एक लोकसभा के व्यक्ति को आप मिनिस्टर बना देंगे तो कम से कम एक लोकसभा सीट पक्की होगी. शत्रुघ्न सिन्हा का नाराज होना प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि इज अ पॉपुलर लीडर. लेकिन आपने सारे की मिनिस्ट्रीज तो राज्यसभा के मेंबर को दे रखे हैं, और राज्यसभा का मेंबर वो है जो कहीं पे भी चुनाव जीत नहीं पाएगा. तो सम टाइम इट बिकम्स पॉलिटिकली वेरी हार्मफुल. इस वजह से अब जरा इस बात पे विचार करें कि मंत्री कहाँ से होना चाहिए. लोकसभा से होना चाहिए, राज्यसभा से होना चाहिए. कहाँ. अब ये बात अपने आप में इफिशियंसी रखेंगे. और अभी देखा जाए इफिशियंसी इज क्राइटेरिया विच वी कांट डिनाई. नितिन गडकरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इन द एंटायर कैबिनेट, क्योंकि उन्हीं के पास सबसे सारे डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, और ही इज परफॉर्मिंग अप टू द मार्क. उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा जा रहा है, और जिन लोगों के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है उनको बाहर भी किया जा रहा है, जिसमें उमा भारती एक है. स्मृति ईरानी को डिमोट कर दिया गया, नीचे लाया गया. तो अभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि आखिर मिनिस्टर्स में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे हम उनको रखें, एज क्राइटेरिया. तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ आ जाती हैं. और सही, इसलिए आप देखेंगे आपके जीएस सेकंड पेपर में सवाल पूछा गया है कि आपको लगता है कि मंत्रालय का आकार उतना ही होना चाहिए जितना प्रधानमंत्री उसको सकुशल. यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने मंत्रालय का आकार क्यों नहीं ठीक बताया, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम. आप याद रखिए आफ्टर 90, बिफोर 90, 1990 के पहले कोई मिनिस्ट्री ऑफ आईटी थी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स नो. आप एक बात याद रखिए, अगर मिनिस्ट्रीज की संख्या फिक्स कर दी जाएगी तो प्रॉब्लम आएगी. संविधान निर्माता इस मामले में बहुत दूरदर्शी थे, किसी चीज़ को फिक्स नहीं करना चाहते थे क्योंकि शासन इवॉल्विंग होता है. अब सवाल है कि पहले हम सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में सारे मंत्रालय थे, अल्पसंख्यक मंत्रालय अलग नहीं था. नाउ वी आर क्रिएटिंग सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. पहले वो सारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत थे. पहले क्या था, एचआरडी में बहुत सारे मिनिस्ट्रीज को हमने रख रखा था. अब क्या कर दिया, हमने अलग अलग कर दिया. इस वजह से साइज उन्होंने फिक्स किया नहीं, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम. हो सकता है कल मंगल ग्रह खोज लिया जाए तो एक मिनिस्ट्री वो भी हो जाए.
क्योंकि 90 के बाद जैसे जैसे इंडियन ओवरसीज का मामला बढ़ने लगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से हटाकर एक बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन ओवरसीज। बाद में फिर उसको विदेश मंत्रालय मर्ज कर लिया गया। इसे ये कहना फिक्स कर दिया जाए बड़ी मुश्किल है। क्या क्राइटेरिया बनाया जाए? वी डोंट हैव एनी क्राइटेरिया। लेकिन एक बात तो तय है कि आखिर मिनिस्ट्रीज में किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए, इसका पॉलिटिकल आंसर क्या है? तो अगला हेडिंग है। हाँ देखिए, अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, देखिए अब जुगाड़, आपका सवाल जुगाड़ का है। अब प्रॉब्लम ये है, देखिए मिनिस्टर की साइज कितनी तय कर दी गई? 15%। और इंटरेस्टिंगली दिल्ली दिल्ली एकमात्र ऐसा प्रावधान है जिसके लिए संविधान में 10% है। ये बाकी से पहले 15%। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली सीट 67, और मंत्री कितने हो सकते थे? 7, 10%। दिल्ली इज ओनली यूटी वेर दिस साइज इज 10%। बाकी पूरे भारत के लिए 15% है। अब 67 में 7 मिनिस्टर साहब बनाएंगे, उसमें चीफ सीएम भी आ जाएगा, बाकी अच्छे। बाकी 60 लोग क्या करेंगे बैठ के? जड़ खोद देंगे आपकी। इसलिए कई बार बहुत जीतना है तो प्रॉब्लम, अच्छा मिनिस्टर है तो प्रॉब्लम, और खराब मिनिस्टर है तो प्रॉब्लम। अच्छा मिनिस्टर है तो लोग बार बार कहेंगे नहीं नितिन गडकरी पीएम बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं, इट इज चैलेंज फॉर मोदी और नॉट। खराब मिनिस्टर है तो और प्रॉब्लम है। दोनों डबल डिलेमा है। अब उसके बाद हमारे कई राज्यों ने बैकडोर की एंट्री करने शुरू कर दी। अब चूंकि मिनिस्ट्री तो फिक्स हो गई है, इन्होंने क्या किया, दिल्ली ने क्या किया, 23 संसदीय सचिव की नियुक्ति की। जो बात पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो बात ध्यान देने की है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है, पहला। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का संघ सरकार से लेना देना नहीं है, दूसरा। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पद का निर्माण राज्यों ने किया। राज्यों ने क्यों किया? इस सीलिंग को बाईपास करने के लिए, क्योंकि संविधान सर्वोच्च विधि है, जो संविधान में लिखा गया उसका वॉल्यूशन हो नहीं सकता। और संविधान ने कह दिया कि यू कांट कीप द साइज ऑफ मिनिस्ट्रीज बियॉन्ड 15%, 10%। इन्होंने क्या कर दिया, भाई देखो हम मंत्री नहीं बना रहे हैं, हम संसदीय सचिव बनाएंगे। और संसदीय सचिव का मतलब है एक व्यक्ति को कार दे दिया, ऑफिस दे दिया, सारी सुविधाएं दे दी, नाम क्या लिख दिया? संसदीय सचिव। अब बताइए, अब इसका क्या किया जाए? काम क्या करेंगे? जो मंत्री काम करता है सारा उनको सुविधा मंत्री की दी गई, और यही मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में चला गया तो पंजाब हाई कोर्ट का डिसीजन है कि अपॉइंटमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यह संवैधानिक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इट इज फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए दोस्तों, अब ऐसे मामले हैं। तो हमारे राज्यों ने इसके बहाने से सीलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, सीलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। अगला, अगला। अच्छा, आपको कई बार लगता होगा कि यार हमने बता दिया, लिखाया तो है ही नहीं, सब चीज लिखाने की आवश्यकता नहीं। मैं बार बार कहता हूँ बुक आपको मिल जाए, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, जो न लिखा हो उसके लिए चिंता की बात नहीं है। तो क्या इसी महीने मिल जाएगी, इसी महीने आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो मुझे फिक्स डेट पता होती मैं आपको नहीं बता देता, मैं ऐसा कोई क्यूरियोसिटी बना के रखना थोड़ी चाहता हूँ। क्या लिख, क्या पेन लिख लीजिए, हेडिंग, हाँ हेडिंग। मंत्रालयों का निर्माण, या हाँ ठीक है, मंत्रालयों का निर्माण, द क्रिएशन ऑफ मिनिस्ट्रीज। मंत्रालयों का निर्माण वर्तमान सरकार के द्वारा यह नारा दिया गया, present government said that maximum governance minimum government। वर्तमान सरकार के द्वारा नारा दिया गया कि शासन अधिक होना चाहिए, सरकार का आकार कम होना चाहिए। Present government has given the slogan that maximum governance minimum government।
सरकार का आकार कम होना चाहिए, शासन ज़्यादा होना चाहिए। यद्यपि आलोचक यह मानते हैं, however critics said that, आलोचक ये मानते हैं इससे प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि होगी। That will eventually increases the power of प्राइम मिनिस्टर। इससे अंतिमतः प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि होगी। जो कैबिनेट सरकार या संसदीय सरकार जो कैबिनेट सरकार या संसदीय सरकार की धारणा के विरुद्ध है, which goes against the notion of cabinet or parliamentary form of government, जो कैबिनेट और संसदीय सरकार की धारणा के विरुद्ध है। वर्तमान में सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। The present government is enjoying the majority in Lok Sabha. वर्तमान में सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। Present government is enjoying the majority in लोकसभा। इसके बावजूद मंत्रिपरिषद के प्रमुख सदस्य, despite the fact the important members of Council of Ministers, इसके बावजूद मंत्रिपरिषद के प्रमुख सदस्य राज्यसभा से आ रहे हैं। मंत्रिपरिषद के प्रमुख सदस्य राज्यसभा से आ रहे हैं। संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य और प्रधानमंत्री, द मेंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम, मंत्रिपरिषद के सदस्य और प्रधानमंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। दे कैन बी मेंबर ऑफ एनी हाउस, किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, परंतु संसदीय शासन में मंत्रियों को लोकसभा से होना चाहिए, बट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ministers to be drawn from the Lok Sabha. लोकसभा से होना चाहिए, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। There are following reasons behind that. जिसके कारण निम्नलिखित हैं। There are following reasons behind that. पहला, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। दूसरा, लोकसभा जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। लोकसभा रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। लोकसभा ही, अगला, लोकसभा ही मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। ओनली लोकसभा कैन पास a resolution of no confidence motion against the ministry. लोकसभा ही मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। It can pass a no confidence motion against the ministry. और अगला आप देखेंगे, अगली बात एक और इम्पॉर्टेंट है। हम जब पार्लियामेंट्री बात पे आएंगे तो देखिए कुछ मोशन है पार्लियामेंट के सामने। पार्लियामेंट के सामने कई मोशन आते हैं, एडजमेंट मोशन, सेंश्योर मोशन, दैट कैन ओनली बी ब्रॉट इन लोकसभा। इसका मतलब है लोकसभा रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल, तो मिनिस्टर्स को स्टेट का रिप्रेजेंट करना चाहिए, द विल ऑफ द पीपल का। राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट, राज्यसभा तो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करता है। इसलिए तकनीकी तौर पर देखा जाए तो मंत्रियों का लोकसभा से आना ही चाहिए। इसलिए इंग्लैंड में तो परंपरा है, इंग्लैंड में परंपरा है कि वो मंत्री कभी भी राज्यसभा से आता है, वो हाउस ऑफ लॉर्ड से आता ही नहीं। और पीएम तो कभी भी हाउस ऑफ लॉर्ड से आज तक नहीं आया। पीएम शुड ऑलवेज बी फ्रॉम हाउस ऑफ कॉमन्स। और यही तर्क आप पीएम के बारे में दे देंगे। भाई पीएम, अगर पीएम राज्यसभा से आ रहा है तो उसके क्या नुकसान होंगे? बहुत नुकसान होंगे उसके, कि भाई पीएम शुड नॉट कम फ्रॉम राज्यसभा। अगला हेडिंग है कि प्रधानमंत्री राज्यसभा से क्यों नहीं आना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों राज्यसभा से नहीं आना चाहिए? इसमें पहला, संसदीय शासन में, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन में प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रधान होता है। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट एमंग द इक्वल्स। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रधान होता है। अब जरा सोच के देखिए, संसदीय शासन प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रधान होता है, और जो प्रधानमंत्री लोकसभा से चुनाव नहीं जीत सकता वो समकक्ष होगा या प्रधान होगा? यानी ये प्रधानमंत्री का राज्यसभा से आना है या संसदीय शासन की मूल विशेषता का ध्वंस हो जाना है? आप याद रखिए। इसलिए कहा भी गया, मेंस एग्जाम में एक बार यूपी पीसीएस में सवाल पूछा गया है। यूपी पीसीएस में पूछा गया है किस तरीके से गठबंधन सरकार के दौर में वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नाउ वर्किंग एज ए ईस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी हमारे यहाँ अगर मनमोहन सिंह, हमारे यहाँ राज्यसभा से कौन आया? मनमोहन सिंह। अब जरा सोच के देखिए, मनमोहन सिंह वॉज फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। आप ये बात जो है हसन की याद रखिए। अगला पॉइंट, क्यों क्यों प्रधानमंत्री का राज्यसभा से नहीं आना चाहिए? अगला पॉइंट प्रोफेसर जोया हसन ने कहा है। प्रोफेसर जोया हसन का मानना है कि जो प्रधानमंत्री राज्यसभा से आएगा वो राजनीतिक रूप में कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। एनी प्राइम मिनिस्टर हु इज कमिंग फ्रॉम राज्यसभा कांट बिकम पॉलिटिकल पावरफुल। जो प्रधानमंत्री राज्यसभा से आएगा वो कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता।
जो प्रधानमंत्री राज्यसभा से आएगा वो कभी भी पावरफुल नहीं हो सकता। और राज्यसभा से प्रधानमंत्री आएगा, राज्यसभा से प्रधानमंत्री आएगा तो मंत्री उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। मिनिस्टर्स विल बिकम मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू प्राइम मिनिस्टर। और इस बात को रिफर भी कर सकते हैं, इसलिए संजय बारू ने जो अपनी किताब लिखी है, जैसे मूवी बनी हुई है, इसी संजय बारू ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा। Therefore, for Sanjay Baru said that PM Manmohan Singh was an accidental PM. संजय बारू ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल पीएम कहा। तो बात सीधी सी है, वाई ही वॉज एन एक्सीडेंटल पीएम, क्योंकि आप याद रखिए जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनके नीचे अर्जुन सिंह मिनिस्टर थे एनडीए वन गवर्नमेंट में। और आपको याद दिला दे, मैंने अर्जुन सिंह वॉज ए मिनिस्टर इन राजीव गांधी कैबिनेट, देन मनमोहन सिंह वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ आरबीआई। अर्जुन सिंह बहुत सीनियर लीडर थे। मनमोहन सिंह की मिनिस्ट्री में था कौन, आपको याद है? शरद पवार, वन ऑफ द स्टालवर्ट पॉलिटिशियन इन इंडिया। मनमोहन सिंह, लालू प्रसाद यादव, ये मनमोहन सिंह के नीचे थे। अब बताइए संसदीय शासन का बेसिक फीचर क्या है? प्रधानमंत्री समकक्ष में प्रधान होना चाहिए। तो बताइए मनमोहन सिंह प्रधान थे या लालू यादव? सीधी सी बात है। और एक बार तो मनमोहन सिंह ने एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह से उस समय कहा था, ऐसे अर्जुन सिंह एक काम करिए, आईआईएम का एक ब्रांच आप सिंगापुर में खोल दीजिए। अर्जुन सिंह ने कहा कि मन्नू भाई दिमाग अपने पास रखना, दोबारा मुझे कहने की हिम्मत मत करना। उनका कोई बात नहीं, मैं नहीं कहूंगा। मनमोहन सिंह, आप मूवी भी देख लीजिए, साफ तौर पे आपको दिखेगा ये बात सच है। भाई कोई भी अगर राज्यसभा से आएगा तो यार हाउ ही कैन बिकम पॉलिटिकली पावरफुल, नहीं हो सकता। तो संसदीय शासन का सिद्धांत टूटेगा और भी टूटेगा। क्यों? अगला पॉइंट क्या क्या? ओ माय गॉड, इंदिरा गांधी अब राज्यसभा से थी। हाँ ये बात सच है। जब इंदिरा गांधी राज्यसभा से थे तो उन्हें भी संसद में राजनारायण कहा करते थे, वो राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट लीडर। उन्हें राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, सी इज ए गूंगी गुड़िया, सी इज ए डम डॉल। वो गूंगी उड़िया हैं। इसका मतलब है उन्हें भी जब राज्यसभा से आई तो कभी भी वो पावरफुल नहीं हो पाई। वो तो जब लोकसभा से आई तब देन भी सी बिकेम पावरफुल, कोई पावरफुल नहीं हो पाई वो। अगला अगला संसदीय शासन, संसदीय शासन में प्रधानमंत्री नीतियों का निर्माता होता है। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीएम is considered as a policy maker. संसदीय शासन में प्रधानमंत्री नीतियों का निर्माता होता है, जबकि संसदीय शासन में प्रधानमंत्री नीतियों का निर्माता होता है, जबकि जबकि प्रधानमंत्री के
Prime Minister came from Rajya Sabha. क्योंकि लोकसभा में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं था. No party got the majority in लोकसभा. क्योंकि लोकसभा में किसी भी एक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं था. लोकसभा में किसी एक दल का बहुमत नहीं था, इसलिए सरकार के संचालन में गठबंधन के सहयोगियों की भूमिका प्राथमिक हो गई. सरकार के संचालन में गठबंधन सहयोगियों की भूमिका प्राथमिक हो गई. Therefore, NDA and UPA became the crucial for running the government. सरकार के संचालन में एनडीए और यूपीए की भूमिका प्राथमिक हो गई, सहयोगियों की भूमिका प्राथमिक हो गई. एनडीए यूपीए की भूमिका प्राथमिक हो गई, इसलिए एनडीए का कन्वेनर प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया. एनडीए और यूपीए का संयोजक प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया. The convener of NDA and UPA became more powerful in comparison to PM. एनडीए और यूपीए का कन्वेनर प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया. प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल हो गया, इसका सीधा सा मतलब है. और ये भी आप देखेंगे, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से आएगा तो टेक्निकली व्हाट इज रॉन्ग. प्राइम मिनिस्टर इज कंसीडर्ड एज अ लीडर ऑफ लोकसभा. और जो संसदीय परंपरा में प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता कहा जाता है, और जो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता है वही लोकसभा का मेंबर नहीं है. जो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता है वो लोकसभा का मेंबर नहीं है. दैट इज अ प्रॉब्लम इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दैट इज अ प्रॉब्लम इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इस वजह से कहा जाता है कि संसदीय शासन में समस्याएं उत्पन्न हुई. संसदीय शासन में तमाम समस्या उत्पन्न हो गई प्रधानमंत्री के राज्यसभा में आने के कारण. इस वजह से संसदीय और कई बार कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूटेगी. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि और जब संसदीय शासन में प्रधानमंत्री की प्राथमिक भूमिका नहीं रही तो मंत्री वे रिस्पॉन्सिबल टू आर देयर पॉलिटिकल मास्टर्स रादर देन प्रधानमंत्री, रादर देन पीएम. इस वजह से प्रधानमंत्री का राज्यसभा से टेक्निकली नहीं आना चाहिए. अब इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनली इट्स नॉट रॉन्ग, बट पॉलिटिकली इट्स प्रॉब्लमेटिक. इसलिए हमारी गठबंधन सरकार आई थी, डाइवर्जन हुआ भी. इसलिए कैबिनेट और पीएम का रोल क्या होगा, कैबिनेट और पीएम का रिलेशन क्या होगा, ये फिक्स नहीं है. ये डिपेंड करेगा पॉलिटिकल इक्वेशन पे. तो अभी आप देखिए कुछ और है. अभी तो पीएम स्ट्रांग है क्योंकि देयर इज वन पार्टी मेजॉरिटी इन लोकसभा. और जैसे खत्म होगी फिर पीएम और कैबिनेट का रोल बदल जाएगा, कैबिनेट का भूमिका बदल जाएगी, कैबिनेट के प्रिंसिपल बदल जाएंगे, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं इसके परिवर्तन से. अगला कन्वेनर. किचन कैबिनेट का सीधा सा मतलब होता है, आपके घर में कोई आता है, कौन किसने पूछा? अच्छा आपने पूछा. आपके घर में कोई आता होता है कि नहीं? दोस्त वगैरह आते हैं या आप किसी घर जाते होंगे. तो जब आप किसी घर जाते हैं तो कहाँ बैठते हैं, ड्राइंग रूम में या किचन में? किसी घर के किचन में भी जाते हैं. यानी इसका मतलब कोई खास दोस्त आपका नहीं है. दोस्तों बहुत दुख की बात है ये. किचन का सीधा सा मतलब है जो भी आपके बहुत खास दोस्त होते हैं उनके आप बहुत किचन तक जाते हैं. इसका मतलब है जैसे किचन में खाना बनता है वैसे प्रधानमंत्री के 3-4 विश्वास पात्र सहयोगी वैसे निर्णय को बनाते हैं. दे आर कुकिंग द डिसीजंस. इसलिए प्रधानमंत्री के 3-4 विश्वास पात्र सहयोगियों को ही जो कैबिनेट के भाग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? किचन कैबिनेट. सो हु इज अ पार्ट ऑफ किचन कैबिनेट ऑफ मोदी? भाई अमित शाह इज नॉट ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो पीयूष गोयल है, नितिन गडकरी है. पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण. ये 4-5 लोग पीएम के किचन में रहते हैं.
और जिस तरीके से दाल चावल बनता है वैसे वहाँ डिसीजन बनता है किचन कैबिनेट। तो किचन में क्या बनता है? दाल चावल। और कैबिनेट में क्या लिया था? डिसीजन। तो जब किचन में बैठ के डिसीजन लिया जाने लगे तो क्या हो जाएगा? किचन कैबिनेट। अगला क्या? संयोजक का मतलब है कि उसका संचालक। संयोजक का मतलब संचालक, कन्वेनर। अगला क्या करें? अरे किचन कैबिनेट में नहीं होंगे क्योंकि कैबिनेट का मेंबर तो होना चाहिए। वैसे कई बार लोग यूएस के लिए तो ऐसा कहते थे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए तो यहाँ तक कहते थे कि किचन कैबिनेट कई यूज हैं। कुछ लोग कहते थे नहीं नहीं, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो पार्ट जो किचन का कैबिनेट का मेंबर ना हो। लेकिन सामान्यतः उसमें कैबिनेट मेंबर को मानते हैं किचन कैबिनेट। एक किचन कैबिनेट होता है, शेडो कैबिनेट होता है। शेडो कैबिनेट का मतलब क्या होता है? एक बार एक मेरे दोस्त हिंदी के प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प घटना बताई। उन्होंने कहा हम कॉपी इवेल्युएट कर रहे थे बच्चों का, तो उसमें एग्जाम में पूछा गया था कि बताओ छायावादी कवि कौन थे। तो बच्चों ने आंसर लिखा कि जो कभी पेड़ की छाया में बैठ कविता लिखते थे वो छायावादी कवि थे। तो जो पेड़ की छाया में बैठ कविता लिखा वो छायावादी कवि नहीं। छायावादी इसे शेडो कैबिनेट। शेडो कैबिनेट का मतलब पेड़ की शेडो में बैठा कैबिनेट नहीं है, लेकिन ऐसा कैबिनेट जो अपोजिशन के साथ है। वेटिंग कैबिनेट इन वेटिंग। और ये तब होता था क्योंकि जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द फैक्ट दैट इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू पार्टी सिस्टम के साथ था। हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू पार्टी सिस्टम के साथ नहीं रहा, इसलिए हमारे कई डाइवर्जन दिख गए। और जब गठबंधन की सरकार आई तब तो संसदीय शासन एकदम अलग से चलने लगा। संसदीय शासन एकदम अलग से चलने लगा। तो इस बात को लास्ट हेडिंग में लिख लीजिए। गठबंधन की सरकार और कैबिनेट शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली, कोलिशन गवर्नमेंट एंड द कैबिनेट का संचालन या संसद का संचालन। गठबंधन की सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट। पहला, भारत में संसदीय शासन प्रणाली, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन। भारत में संसदीय शासन प्रणाली का प्रयोग ब्रिटेन से किया गया। और ब्रिटेन में संसदीय शासन के साथ दो दलीय व्यवस्था विद्यमान है। There is a two-party system in Britain with the parliamentary form of government. ब्रिटेन में संसदीय शासन के साथ दो दलीय व्यवस्था विद्यमान है। There is a two-party form of government in Britain. दो दलीय व्यवस्था विद्यमान है, इसीलिए ब्रिटेन के लिए कहावत है, therefore there is famous saying for Britain. इसलिए ब्रिटेन के लिए कहावत है कि एक महामहिम की सरकार होती है। There is one government of His Majesty. एक महामहिम की सरकार होती है। There is one government of His Majesty. और दूसरा, महामहिम का विपक्ष होता है। एंड देयर इज अदर इज एन अपोजिशन ऑफ हर मैजेस्टी। एक महामहिम का विपक्ष होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, महामहिम का मतलब है क्वीन।
बिकॉज ब्रिटेन में हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट? हेड ऑफ गवर्नमेंट इज ए पीएम, हेड ऑफ स्टेट इज ए क्वीन। इसे हिज मेजेस्टी, हर मेजेस्टी का मतलब महारानी। तो वहाँ इंग्लैंड में बहुत अच्छी बात ये रही, इसलिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देर इज ऑलवेज स्टेबिलिटी। क्योंकि दो दल की सरकार क्या होगी, तो शैडो कैबिनेट शब्द का जो प्रयोग आया वो ब्रिटेन के संदर्भ में आया, क्योंकि एक दल शासन में रहेगा और दूसरा दल जैसे हटेगा वो सरकार बना लेगा। लेकिन हमारे यहाँ अगला पॉइंट, जबकि भारत में जबकि भारत में दो दलीय शासन प्रणाली का अभाव रहा, बट टू पार्टी सिस्टम लैग्स इन इंडिया। भारत में दो दलीय शासन प्रणाली का अभाव रहा, दिस लैकिंग ऑफ टू पार्टी सिस्टम इन इंडिया। भारत में दो दलीय शासन प्रणाली का अभाव रहा और कभी एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली रही। हम पार्टी सिस्टम बता देंगे व्हाट डज इट मीन बाय एक दलीय प्रभुत्व, अभी तो आप केवल लिख लीजिए। एंड सम टाइम देयर वाज वन डोमिनेटेड पार्टी सिस्टम, एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली, वन डोमिनेटेड पार्टी सिस्टम अंडरलाइन, जहां विपक्ष ही नहीं था, वेयर देयर वाज नो अपोजिशन। जहां एक दलीय प्रभुत्व की प्रणाली विद्यमान थी, जहां विपक्ष ही नहीं था, वेयर देयर वाज नो अपोजिशन। तो आप देखेंगे, भाई सीधी सी बात है, अगर सिंपल इस बात को बता दें, वैसे पार्टी सिस्टम आपको बताएंगे तो ब्रैकेट में, बल्कि अच्छा हम विचार के बना, मॉरिस जॉन्स, रजनी कोठारी, इन लोगों ने बात कही है। अब देखें, इंडिया पार्टी सिस्टम बड़ा बड़ा ही डिस्क्रिपेंसी है, बड़ा ही पैराडॉक्सिकल है। पार्टी सिस्टम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जब नेहरू थे तो देयर वाज नो फॉर्मल अपोजिशन इन लोकसभा। जबकि अब देखें, संसदीय शासन प्रणाली का मूल क्या है? अपोजिशन। ब्रिटेन में तो यही था, एक सत्ता पक्ष में दूसरा अपोजिशन में होगा। तो जब, क्योंकि हमारे यहाँ किसी पार्टी को अपोजिशन का दर्जा देने के लिए कितना स्ट्रेंथ उसको चाहिए? किसका? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10। हमेशा पूरी बात पढ़िए, 1/10 नहीं। ये पढ़ने गलत तरीका है जो आप कंफ्यूज करेगा, गलती करेंगे आप। सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10, ये प्रॉब्लम, ये इक्वेशन है। अब सवाल है कि नेहरू के समय ये ऐसा कोई था ही नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, उसके पास ही मेजोरिटी थी ही नहीं। और अभी क्या हाल हो गया? सेम कंडीशन वी आर रिपीटिंग। 2014 के बाद आगे गई वही कोई कंडीशन आ गई। और दूसरी बात आप देखेंगे, 1989 के बाद देयर वाज नो गवर्नमेंट इन मेजोरिटी। 89 के बाद से लेकर 2014, मई 2014 तक किसी भी पार्टी का लोकसभा में बहुमत नहीं आ पाया। तो दोनों एक्सट्रीम कंडीशन है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर फंक्शनिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसे ब्रिटेन से विचलन होना तय है, क्योंकि पार्टी सिस्टम तो हमारा ब्रिटेन वाला रहा नहीं। तो पहला तो अपोजिशन नहीं, दूसरा पोजीशन नहीं। अगला पॉइंट, 16वीं लोकसभा चुनाव में 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद, आफ्टर द 16th लोकसभा इलेक्शन, 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद भारत में पुनः विपक्षी दल समाप्त हो गया। अगेन द अपोजिशन इन लोकसभा डिसअपीयर्ड। लोकसभा में विपक्षी दल समाप्त हो गया। परंतु 1989 के बाद के गठबंधन सरकारों के दौर में, but in post 1989, in the phase of coalition era, 1989 की गठबंधन सरकारों के दौर में
किसी भी एक दल का बहुमत लोकसभा में नहीं रहा. No single party was commanding the majority in Lok Sabha. किसी भी एक दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा. किसी भी एक दल का बहुमत लोकसभा में नहीं रहा. तो अब आप देखेंगे ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी जिसकी कल्पना शायद संविधान निर्माताओं ने भी नहीं की थी. और आप याद रखिए, आई वॉज रीडिंग आउट द बुक ऑफ प्रणब मुखर्जी. प्रणब मुखर्जी ने किताब लिखी कि प्रेसिडेंट के रूप में जो उन्होंने किताब लिखी, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है. उन्होंने कहा हमारे संविधान निर्माता नहीं समझ पाए थे कि हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पार्टीज की मेजोरिटी आ जाएगी. और अभी आप देखेंगे क्योंकि फॉर गेटिंग द मेजोरिटी इन राज्यसभा एटलीस्ट वी शुड गेट मेजोरिटी इन यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु. 4-5 राज्य में आपको मेजोरिटी आनी चाहिए. और इन 4-5 राज्य मेजोरिटी नहीं है तो राज्यसभा मेजोरिटी नहीं होगी. तो वो हमारे यहाँ टकराव उत्पन्न हो गया. जो हमें राज्य में आपको मेजोरिटी आनी चाहिए और इन 4-5 राज्य मेजोरिटी नहीं है तो राज्यसभा मेजोरिटी नहीं होगी. तो वो हमारे यहाँ टकराव उत्पन्न हो गया जो अमेरिका में होता था. ऐसा को नहीं लग रहा है? इसलिए आप देखेंगे देयर इज अ प्रॉब्लम इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जिस बात को हमने बचाना चाहा वो हो गया ऐसा. तो अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो गया. ये संविधान है या पॉलिटी है? पॉलिटी है. दिस इज पॉलिटी. संविधान का मतलब तो पीएम की. अब पीएम के पावर समय समय बदलते जा रहे हैं, पॉलिटी है. संविधान में जो डिस्क्राइब किया गया दैट इज सेम फॉर ऑल. हमेशा के लिए एक ही पोजीशन है. लेकिन यहाँ पीएम की पोजीशन समय समय पे बदलती आ रही है, पॉलिटी है. अभी अपने आप में देखेंगे इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया. तो गठबंधन सरकार में क्या हुआ? फिर अगला पॉइंट. प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती ने कहा, विद्युत बिजली, चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजा. तो प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती ने कहा कि गठबंधन सरकारों के दौर में इन द ईरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती ने कहा गठबंधन सरकारों के दौर में बाहर से समर्थन देने की परंपरा शुरू हुई. सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड. गठबंधन सरकारों के दौर में बाहर से समर्थन देने की परंपरा शुरू हुई. सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड. अब जरा देखिए, अब सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड का मतलब है यानी हम मंत्रिमंडल में भाग नहीं देंगे लेकिन संसद में आपका समर्थन करेंगे. अब बताइए जो सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड है वो सत्ता पक्ष में है, विपक्ष में है? कहां पे है वो? अरे भाई, जो सरकार का सदन में समर्थन कर रहे हैं कैसे विपक्ष में हो सकते हैं? लेकिन मंत्रिमंडल के पार्ट नहीं है, सरकार में नहीं है. इट इज इंडियन इनोवेशन. इंग्लैंड को कहते हैं यार क्या आइडिया तुमने, सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड. ये मतलब क्या है? हमने कहा इंडियन वेराइटी जुगाड़. बाहर से समर्थन करना दोस्तों. तो सवाल है, कभी ऐसी बारात में आप गए हैं जहाँ यही नहीं पता चलो घर का कौन है बाहर कौन है? कभी गए ऐसी बारात में? ऐसी बारात में हम लोगों को खूब खा के निकल लिए, पता ही नहीं चला. घर वाला समझ रहा बारात का है, बारात वाला समझ रहा है समझता रहे वो. ये देखो कई कई बारात में दोस्तों ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आई है. इज इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लोग सरप्राइज हो गए हाउ इट इज फंक्शनिंग इंडिया. ये संसदीय शासन है. हमने कहा नहीं भाई हमारे यहाँ ऐसे ही चल रहा है, तुम भी कुछ सीख लो हमसे. अब बताइए इसलिए कैसा, और इसलिए कोई ब्रिटेन में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ हिज मैजेस्टी एंड द अपोजिशन ऑफ हिज मैजेस्टी. अब यहाँ सत्ता पक्ष में कौन, विपक्ष में कौन है? अब सत्ता पक्ष विपक्ष का जब सिद्धांत है नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो धुआं उड़ जाएगा दोस्तों, ध्वस्त हो जाएगा. अगला पॉइंट.
अगला पॉइंट, गठबंधन सरकारों के दौर में संसदीय शासन का मूल सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व भी विघटित होने लगा। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी संसदीय शासन का मूल सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व भी विघटित होने लगा। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑल्सो फेसिंग अ प्रॉब्लम। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी विघटित होने लगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी विघटित होने लगा क्योंकि मंत्रिपरिषद के सदस्य सार्वजनिक रूप में मंत्रिपरिषद के निर्णय की आलोचना करने लगे। द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर क्रिटिसाइजिंग द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पब्लिकली। मंत्रिपरिषद के सदस्य मंत्रिपरिषद के निर्णय की सामूहिक रूप में आलोचना करने लगे। मंत्रिपरिषद के निर्णय की सामूहिक रूप में आलोचना करने लगे। तो अपने आप में ये तो बहुत खराब टेंडेंसी थी कि आप पब्लिकली क्रिटिसाइज करने लगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत टूट गया। और बाकी आप देखेंगे प्रधानमंत्री अपने आप कमजोर हो गया। लास्ट पॉइंट, गठबंधन सरकारों के दौर में प्रधानमंत्री की भूमिका द्वितीयक हो गई। द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिकेम सेकेंडरी ड्यूरिंग कोलिशन गवर्नमेंट। गठबंधन सरकारों के दौर में प्रधानमंत्री की भूमिका द्वितीयक हो गई। रोल ऑफ पीएम बिकेम सेकेंडरी ड्यूरिंग द कोलिशन गवर्नमेंट। तो अब आप देखेंगे ये संसदीय शासन का विचलन हो गया, जो ब्रिटेन में नहीं था। ब्रिटेन में फिक्स प्रिंसिपल है, कौन सत्ता में है, कौन अपोजिशन में है, क्या रोल पीएम का है, क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स है। तो यहाँ पे सब चीज़ें हौच पौच हो गई, और कई मामलों में देखेंगे 90 के बाद तो ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन पीएम, बाकी चीज़ें